नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड प्रशिक्षित स्नातक शिक्षा अर्थात टीजीटी हिंदी मेल के प्रश्न पत्र को व्याख्या सहित हल करेंगे। हमारे सामने पहला प्रश्न है, हमसे यह पूछा जा रहा है कि प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि प्रिय प्रवास में किस रस की प्रधानता है। क्या रौद्र रस की प्रधानता है, करुण रस की प्रधानता है, हास्य रस की प्रधानता है या विवश रस की प्रधानता है। ठीक है, तो प्रिय प्रवास में किसकी प्रधानता है? करुण रस की प्रधानता है। ठीक है, करुण रस की प्रधानता है। प्रिय प्रवास के लेखक कौन थे? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध थे। ठीक है, अच्छा इसे और क्या, तो आधुनिक हिंदी का प्रथम महाकाव्य का जो है इसे विशेषण मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा प्रिय प्रवास पे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं कि प्रिय प्रवास में, ठीक है, कह रहे हैं कि प्रिय प्रवास में करुण रस की प्रधानता है। यह खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम महाकाव्य है और राधा और कृष्ण को सामान्य नायक नायिका के स्तर से ऊपर उठाकर विश्वास सेवी और विश्व प्रेमी, ठीक है, के रूप में चित्रित करने में हरिऔध ने अपनी मौलिकता का परिचय दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, एक बार और प्रश्न यह बन चुका है कि हरिऔध ने प्रिय प्रवास में राधा जी को किस रूप में वर्णित किया है? तो समाज सेविका के रूप में वर्णित किया है। इनकी काव्य शैली बड़ी मार्मिक और भावपूर्ण है। प्रिय प्रवास पर इन्हें हिंदी का मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान प्रदान किया गया। इनके काव्य ग्रंथ हैं प्रिय प्रवास 1914, प्रद्य प्रसून, ठीक है 1925, चुभते चौपदे चौके चौपदे, बोल चाल, रस कलश तथा वैदेही वनवास। ठीक है, प्रिय प्रवास, ठीक है, प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं यह भी प्रश्न पूछ लेता है। तो प्रिय प्रवास में 17 सर्ग हैं। ठीक है, यह भी प्रश्न बन सकता है कि प्रिय प्रवास में कितने सर्ग हैं, तो 17। और वैदेही वनवास में कितने सर्ग हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों वैदेही वनवास में 18 सर्ग हैं। ठीक है, हमारे सामने अगला प्रश्न है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि आर्थन कानन डायल से हिंदी का कौन सा उपन्यास का प्रभावित हुआ? क्या गोपाल राम गहमरी प्रभावित हुआ, भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रभावित हुए, या आचार्य चतुर्सेन जी प्रभावित हुए, या नरेंद्र कोहली प्रभावित हुए? ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा हिंदी का आर्थन कानन डायल किसे कहा जाता है। ठीक है, हमसे यही प्रश्न पूछ रहा है कि आप मुझे बताइए हिंदी का आर्थन कानन डायल किसे कहा जाता है। ठीक है, देखिए इसका सही उत्तर होगा कौन? गोपाल राम गहमरी। ठीक है, अब देखिए हिंदी उपन्यास उपन्यासकार गोपाल राम गहमरी आर्थन कानन डायल से प्रभावित थे। गहमरी को हिंदी में जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है और हिंदी का कानन डायल कहा जाता है। आर्थर कानन डायल स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग के निवासी थे। ये अंग्रेजी भाषा में जासूसी उपन्यास लिखते थे और ये पेशे से डॉक्टर थे। ठीक है, अगला प्रश्न, सुनंदा, देखिए अच्छा प्रश्न है कि सुनंदा जैनेन्द्र के किस कहानी की पात्र हैं? क्या हत्या कहानी की, अपना अपना भाग्य कहानी की, बाहुबली कहानी की, या पत्नी कहानी की? तो प्रिय विद्यार्थियों सुनंदा जो पात्र हैं पत्नी कहानी की हैं। ठीक है, अगर आपसे पुनः पूछ ले कि सुनंदा कहानी, ठीक है, सुनंदा किस कहानी की पात्र है या सुनंदा जैनेन्द्र की किस कहानी का पात्र है, तो इसका सही उत्तर होगा उनकी जो पत्नी नामक कहानी थी उसकी पात्र है सुनंदा। ठीक है, सुनंदा जैनेन्द्र की पत्नी कहानी की पात्र हैं। इनकी प्रथम कहानी खेल है। इनके कहानी संग्रह फांसी, दो चिड़िया, ठीक है, एक रात, नीलम देश की राजकन्या 1933 में, ध्रुव यात्रा 1944 में, पाजेब, ठीक है 1942 में, जयसंधि 1949 आदि हैं। ठीक है, इनकी अन्य चर्चित कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी, इसी की पात्र है कौन? सुनंदा। ठीक है, इसी की पात्र कौन है? सुनंदा। एक कैदी, गदर के बाद, ठीक है, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर मास्टर जी, जानवी नामक कहानी भी इन्होंने लिखा, अपना अपना भाग्य ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, हत्या नामक कहानी भी आदरणीय जैनेन्द्र जी ने लिखा है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों हम लोग पुनः जैनेन्द्र जी की कहानी संग्रह को देखते हैं। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि खेल कहानी, देखिए खेल कहानी, ठीक है, सबसे पहली 1928 में, ठीक है, खेल कहानी 1928 में। ठीक है, हालांकि ये जो है अपने फोटोग्राफी कहानी को अपनी पहली कहानी मानते हैं, लेकिन सर्वमान मत है कि इनकी प्रथम कहानी खेल है। इनकी कहानी संग्रह
फांसी 1929 में, दो चिड़िया 1935 में, एक रात 1934 में, नीलम देश की राजकन्या 1933 में, ध्रुव यात्रा 1944 में, पाजेब 1942 में, जय संधि 1949 आदि हैं। ठीक है। अच्छा, इनकी अन्य चर्चित कहानियां कौन कौन सी हैं? तो स्पर्धा है, पत्नी है, एक कैदी, गदर के बाद, ठीक है, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी, अपना अपना भाग तथा हत्या। ठीक है। हमें ध्यान क्या देना होगा? हमें इनकी जो प्रथम कहानी खेल है 1928 में उसे ध्यान देना होगा। फांसी 1929 में, ठीक है, खेल कहानी, फांसी कहानी, ठीक है, नीलम देश की राजकन्या, कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना कि नीलम देश की राजकन्या किसकी कहानी है, या नीलम देश की राजकन्या कौन सी विधा से संबंधित है। तो ठीक है, यह कहानी हो गया पाजेब और जय संधि, इसको ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, जय संधि। अब हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। ठीक है, हमसे अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अब देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की पुनः एक प्रश्न और उसी रचना से। ठीक है, एक ही पेपर में दो दो प्रश्न और एक ही रचना से। देखते हैं प्रश्न को। हमसे कह रहे हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं? हमसे पूछा जा रहा है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ठीक है, कि किस रचना में जो कृष्ण है वो भगवान के रूप में ना बल्कि महापुरुष के रूप में अंकित हुए हैं। ठीक है, रस कलश, अधखिला फूल, प्रिय प्रवास या पारिजात। तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की किस रचना में कृष्ण महापुरुष की तरह अंकित हुए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा प्रिय प्रवास। क्या होगा? प्रिय प्रवास होगा। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या को देखते हैं बहुत अच्छे ढंग से। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है व्याख्या। ठीक है, प्रश्न से ज्यादा मुझे लगता है कि व्याख्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि पुनः उसी से प्रश्न बनते हैं। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में कृष्ण को महापुरुष के रूप में अंकित किया गया। ठीक है, क्या हुआ? हरिऔध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में कृष्ण को क्या हुआ? महापुरुष के रूप में अंकित किया गया। ठीक है, प्रिय प्रवास 1924 खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। इसका सर्वप्रथम नाम क्या था? ब्रजांगना विलाप था। प्रिय विद्यार्थियों, यह भी प्रश्न बन चुका है कि प्रिय प्रवास का पहले क्या नाम था? तो प्रिय प्रवास का पहले नाम था ब्रजांगना विलाप। ठीक है, यह संपूर्ण काव्य संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। मतलब ये जान लीजिए ना, एक एक लाइन आपका प्रश्न है। ठीक है, एक एक लाइन आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रवास में कुल 17 सर्ग हैं, जिसमें कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। ठीक है, कहां से? कृष्ण के बचपन से लेकर मथुरा प्रस्थान तक का वर्णन है। ठीक है, अब देखिए, इनको कवि सम्राट की उपाधि दी जाती है। प्रिय प्रवास पर मंगला प्रसाद पारितोषिक सम्मान मिला था या पुरस्कार मिला था। अच्छा, इनकी अन्य रचनाएं अगर देखिए, इनके दो उपन्यास हैं। दोनों इतनी बार परीक्षा में कभी विधा पूछ लिया, कभी इतनी बार उनको परीक्षा में पूछा कि ठेठ हिंदी की ठाठ और अधकिला फूल किसका उपन्यास है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम इस तथ्य पे ध्यान देंगे। अगर हमसे पूछे ठेठ हिंदी की ठाठ, ठीक है, किसका उपन्यास है? ठेठ हिंदी की ठाठ। इसका एक नाम देवबाला भी है और इसी को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक भी कहते हैं। ठीक है, ठेठ हिंदी की ठाठ। ठीक, प्रिय विद्यार्थियों ध्यान दीजिएगा, ठेठ हिंदी की ठाठ 1899 ईस्वी में यह था। ठीक है, और अधखिला फूल जो इनका था वह 1907 ईस्वी में था। अगर हमसे पूछे कि ठेठ हिंदी की ठाठ किसका उपन्यास है, तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हमसे पूछे कि अधखिला फूल उपन्यास किसका है, तो इसका सही उत्तर होगा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, अगर हमसे पूछे कवि सम्राट की उपाधि किसे दी गई, तो कवि सम्राट की उपाधि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को दी गई। ठीक है, इनकी पारिजात 1937 में, कृष्ण शतक 1882 ईस्वी में, रसिक रहस्य 1899 में, प्रेम प्रपंच 1900 में, प्रेमांबु प्रश्रवण, ठीक है, प्रेमांबु प्रवाह, ग्राम गीत, ठीक, कल्पलता, बोलचाल, मर्म स्पर्श, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे, पद्म प्रसून इत्यादि हैं। देखिए, अब हमारे सामने अगला प्रश्न है। हमसे यह पूछ रहा है ना, देखिए, रांगी रागों के उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, उन्हें तो पढ़ के जाना ही होगा। हमसे ये पूछ रहा है कौन सा रांगी रागों का नहीं है। ठीक है, कौन सा रांगी रागों का नहीं है? निगेटिव टर्म इसको बोला करेंगे हम लोग और पुनः प्रश्न पर विचार करेंगे। हमसे पूछ रहा है कि इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास डॉक्टर रांगी रागों का नहीं है? क्या बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश या भाग्यवती? तो इसका सही उत्तर होगा भाग्यवती। भागवती उपन्यास रांगी राघव द्वारा नहीं लिखा गया। बंदूक और बीन, देवकी का बेटा, पक्षी और आकाश रांगी राघव के उपन्यास हैं।
ठीक है। भाग्यवती 1877 ईस्वी में है। ठीक है, भाग्यवती 1877 ईस्वी में है। श्रद्धाराम फुलौरी का उपन्यास है, जिसे डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने हिंदी का प्रथम उपन्यास और श्रद्धाराम फुलौरी को प्रथम उपन्यासकार माना है। ठीक है, अगर हमसे पूछे, यह भी कई बार प्रश्न बना कि किसने भागवती को पहला उपन्यास माना। ठीक है, कौन प्रस्तोता थे कि जिन्होंने जो है भागवती को पहला उपन्यास माना। ठीक है, तो विजय शंकर मल्ल ने। ठीक है, विजय शंकर मल्ल ने। और किसका उपन्यास है, तो फिल्लौरी का है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम ध्यान दें, फिल्लौरी में भी दुत्त ल वर्ण आया है। ठीक है, और इसमें भी देखें तो द्वुत्तता की प्रधानता है, मल्ल में भी। ठीक है, तो इससे आप ध्यान में रख सकते हैं अगर कंफ्यूजन हो तो। हिंदी का प्रथम उपन्यास और श्रद्धाराम फुलौरी को क्या है, प्रथम उपन्यासकार माना गया है। लेकिन यह मत है, आचार्य शुक्ल लाला श्रीनिवास दास को मानते हैं, गोपाल राय पंडित गौरी दत्त को मानते हैं। तो वहीं अगर हम देखें तो विजय शंकर मल्ल श्रद्धाराम फुलौरी जी को मानते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है, हमसे यह पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सी शेखर जोशी की रचना नहीं है। क्या साथ के लोग शेखर जोशी की नहीं है, नए पत्ते नहीं है, या हलवाहा, या एक पेड़ की याद। प्रिय विद्यार्थियों, नए पत्ते शेखर जोशी की रचना नहीं है, बल्कि नए पत्ते किसकी रचना है, आदरणीय निराला जी की रचना है। नए पत्ते, अर्चना, बेला, ये सारी रचना किसकी है, आदरणीय निराला जी की रचना है। ठीक है, अब हम पुनः देखेंगे, हमसे कह रहे हैं कि सात के लोग, हलवाहा और एक पेड़ की याद तो है, लेकिन नए पत्ते किसकी है, निराला जी की रचना है। नए पत्ते शेखर जोशी की रचना नहीं है। सात के लोग, हलवाहा, एक पेड़ की याद से ये सभी रचनाएं शेखर जोशी की हैं। नए पत्ते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नए पत्ते किसकी रचना है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। ठीक है, अब देखिए, हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है। हमसे पूछ रहे हैं कि हिंदी में रिपोर्टाज का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, अब हम लोग विकल्प पे आते हैं। क्या शिवदान सिंह चौहान को माना जाता है, ठीक है, या फिर राम कुमार वर्मा जी को, या उपेंद्र नाथ दत्त को, या निर्मल वर्मा को। तो प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा हिंदी में पहला रिपोर्टाज, ठीक है, शिवदान सिंह चौहान का था। लक्ष्मीपुरा, जो किस पत्रिका में आई, ठीक है, लक्ष्मीपुरा पहला रिपोर्टाज। ठीक है, यह भी प्रश्न बना प्रिय विद्यार्थियों, किस सन में, तो 1938 में। किस पत्रिका में, ठीक है, किस पत्रिका में, तो रूपा पत्रिका में। एक बार प्रश्न बना यूपी टीजीटी में कि रिपोर्टाज कैसा शब्द है। तो प्रिय विद्यार्थी, रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी शब्द है। ठीक है, रिपोर्टाज एक फ्रांसीसी शब्द है। देखिए, अब देखिए हम लोग व्याख्या को देखते हैं। कह रहे हैं शिवदान सिंह चौहान को हिंदी में रिपोर्टाज का जनक माना जाता है। रिपोर्टाज फ्रांसीसी शब्द, भाषा का शब्द है। हिंदी गद्य विधा के रूप में इसका आविर्भाव द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास हुआ था। ठीक है, रिपोर्टाज का देखिए यह भी पूछ लेता है कि रिपोर्टाज का जो आरंभ हुआ, ठीक है, कब हुआ। ठीक है, तो यह भी विकल्प में दे देता है, तो हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर विश्व युद्ध का हमें समय पता हो, दूसरे विश्व युद्ध का, और रिपोर्टाज, ठीक है, और हमें यह पता हो कि पहला रिपोर्टाज कब था। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमारी क्लियर होने वाली हैं। जैसे एक बार प्रश्न बना कि कौन सी कहानी जो है प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है। ठीक है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की जो कहानी है उसने कहा था। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं। अब देखिए, रूपाब पत्रिका के दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा को हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण, जो रूपाब पत्रिका थी उसका जो दिसंबर 1938 ईस्वी में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा था, उसको हिंदी का क्या, प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का पेरिस के नोट्स, निर्मल वर्मा का प्राग एक स्वप्न, उपेंद्र नाथ दत्त का पहाड़ों में प्रेम में संगीत। ठीक है, प्रिय विद्यार्थी, बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ सब कुछ महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर हमसे पूछे पेरिस के नोट्स किसके हैं, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। अगर हम तो बोले एकलव्य के नोट्स किसका रिपोर्टाज है, तो आदरणीय फरीश्वरनाथ रेणु जी का है। ठीक है, अगर हमसे पूछे निर्मल वर्मा का रिपोर्टाज बताइए, तो प्राग एक स्वप्न होगा। अगर हमसे पूछे कि पहाड़ों में प्रेम में संगीत नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं, तो उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, अस्क। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि पहाड़ों में प्रेम में संगीत, ठीक है, नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है, तो उपेंद्र नाथ अस्क हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, और ये कंफ्यूजन इसमें बना रहता है लोगों का, क्योंकि इस नाम से तीन रचनाएं हैं। ठीक है, अब देखिए, कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक कौन है, राजेंद्र प्रसाद गुलाब राय, ठीक है, या फिर चतुरसेन शास्त्री, या भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो प्रिय विद्यार्थी, उसका सही उत्तर होगा कि कुछ आप बीती कुछ जग बीती के लेखक कौन है,
भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। अगर हमसे पूछे कि आप बीती किसका है, ठीक है, आप बीती किसका है, तो भाई परमानंद जी का है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कुछ आप बीती कुछ जग बीती आत्मकथा के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, ठीक है। अन्य लेखकों की आत्मकथाएं हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा 1947 में, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी जो आत्मकथा है वो आत्मकथा नाम से ही लिखी थी, और कब, जब हमारा देश, हमारा प्यारा देश भारत आजाद हुआ था 1947 में, ठीक है। गुलाब राय मेरी ये सफलताएं, ठीक है, इनका भी क्या है, यह भी कई बार परीक्षा में बना 1946 में। चतुर्सेन शास्त्री की यादों की परछाइयां, बहुत महत्वपूर्ण, भाग 1 1956। मेरी आत्मकहानी, ठीक है, भाग 2 63 में, लेकिन जो प्रथम भाग था वह 1941 में आया था, ठीक है। अब देखिए लिख भी रहा है कि सन 1941 ईस्वी में बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्म कहानी को हिंदी का प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है, ठीक है। प्रिय विद्यार्थियों पुनः सुनेंगे कि 1941 में, ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास कृत मेरी आत्म कहानी को हिंदी का प्रथम प्रसिद्ध आत्मकथा माना जाता है। लेकिन पूछ ले कि हिंदी की प्राचीनतम आत्मकथा, ठीक है, ध्यान से सुनिए, अगर हमसे पूछे कि हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा, शब्द पे ध्यान दीजिएगा, तो इसका सही उत्तर होगा बनारसी दास जैन का क्या, अर्ध कथानक, ठीक है। बनारसी दास जैन जी की अर्ध कथानक जो है हिंदी का प्रथम, ठीक है, प्राचीनतम रिपोर्टाज था जो ब्रज भाषा में था, ठीक है। अब देखिए कुछ लाइनें बची, अब देखिए यहाँ दे रहा है कि हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा अर्ध कथा, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, ये डॉक्टर नगेंद्र का होगा, अर्थ कथा नाम से डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा था, ठीक है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। 1941 में ब्रज भाषा पद में बनारसी दास जैन ने लिखा है, ठीक है, यह जो गलत है ध्यान दीजिएगा, अर्धकथा नाम से डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा। लेकिन अगर हमसे पूछे कि बनारसी दास जैन की आत्मकथा कौन सी है, तो हम यह बताएंगे कि अर्ध कथानक है, देखिए अर्ध कथानक है, ठीक है, अर्ध कथानक है। अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। हमसे पूछा जाए साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन है, क्या जयशंकर प्रसाद हैं, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, श्रीधर पाठक हैं, या मैथिली शरण गुप्त हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों साकेत महाकाव्य के रचनाकार कौन होंगे, साकेत महाकाव्य के रचनाकार मैथिली शरण गुप्त हैं। कामायनी 1935 ईस्वी में, जयशंकर प्रसाद की लोकायतन 1964 में, सुमित्रा पंत की गुणवंत हेमंत 1900 ईस्वी में, एकांतवासी योगी 1886, श्रीधर पाठक की रचनाएं हैं, ठीक है। पुनः ध्यान दीजिए, हमसे यह पूछा जा रहा है कि साकेत महाकाव्य के लेखक कौन थे, तो साकेत महाकाव्य के लेखक कौन थे, मैथिली शरण गुप्त थे। ध्यान दीजिएगा इसमें कितने सर्ग हैं, ठीक है, इसमें कुल 12 सर्ग हैं, ठीक है, इसमें कुल कितने सर्ग हैं, तो 12 सर्ग हैं, ठीक। अब देखिए अगर हमसे पूछे कि लोकायतन किसका, ठीक है, लोकायतन महाकाव्य किसका, तो सुमित्रा पंत का। अगर हमसे पूछे गुणवंत हेमंत और एकांतवासी योगी के लेखक हैं, तो श्रीधर पाठक, ठीक है। अब देखिए देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, हमसे पूछा जा रहा है कि भाग्यवती किस प्रकार का उपन्यास है, क्या बच्चों से संबंधित है, सामाजिक है, प्राकृतिक प्रकृति से संबंधित है, तिलस्मी से संबंधित है। तो विद्यार्थियों अगर हम विकल्पों पर विचार करें तब भी हमारे प्रश्न सही हो सकते हैं, ठीक है। तिलस्मी तो होगा नहीं, हमको पता है कि तिलस्मी अय्यारी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन थे, ठीक है, तो देवकीनंदन खत्री जी थे, ठीक। तो ये तो विकल्प से बाहर हो गया, और बच्चों से संबंधित प्रकृति से संबंधित इसका तो कोई महत्व है नहीं, ठीक है। तिलस्मी के कौन थे, देवकी नंदन खत्री जी थे, कौन थे, देवकी नंदन खत्री जी थे। अगर हमसे पूछे जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक कौन थे, तो इसका सही उत्तर होगा जासूसी उपन्यासों के प्रवर्तक गोपाल राम गहमरी थे, और इनको हिंदी का आर्थन कानन डायल कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं भागवती 1877 एक सामाजिक उपन्यास है, तो इसका सही उत्तर क्या हुआ, इसका सही उत्तर हुआ कि भागवती सामाजिक प्रकार का उपन्यास है, ठीक है। इसके लेखक श्रद्धाराम फुलौरी तथा विजय शंकर मल्ल ने इसे हिंदी का प्रथम उपन्यास माना है, ठीक है। तिलिस्म से संबंधित उपन्यास चंद्रकांता 1886, विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा 1888, ठीक है, 1888 है। इसके लेखक देवकीनंदन खत्री हैं, इनको तिलस्मी अय्यारी उपन्यास का जनक माना जाता है। प्रकृतिवादी उपन्यासकार, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रकृतिवादी उपन्यासकार में किसका नाम आता है, तो पांडे वेचन शर्मा उग्र का नाम आता है, ठीक है। अगर इनके उपन्यासों की बात करें तो बुधुआ की बेटी चॉकलेट, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। अब देखिए फागुन के दिन 4 पांडे वेचन शर्मा उग्र का उपन्यास है, इन्हें
प्रकृतवादी उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, इन्हें प्रकृतवादी उपन्यासकार माना जाता है। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है। 11 नंबर का प्रश्न देखिए, कह रहे हैं कि बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे पत्रिका से प्रश्न पूछ रहा है कि बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे। क्या लाला श्रीनिवास दास थे, राम नरेश त्रिपाठी थे, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे या गौरी दत्त शुक्ल थे। प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा बाला बोधनी नामक स्त्री शिक्षा संबंधी पत्रिका के संपादक कौन थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। पुनः ध्यान दीजिएगा, इनकी 3 पत्रिकाएं बहुत फेमस हैं। देखिए सबसे पहले तो कवि वचन सुधा 1868 में, फिर हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में, फिर बाला बोधनी 1874 में। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम बात करें कवि वचन सुधा की, तो यह पत्रिका मासिक भी थी, पाक्षिक भी थी, साप्ताहिक भी थी। लेकिन हम हरिश्चंद्र मैगजीन की बात करें, ठीक है, और अगर हम बात करें किसकी, बाला बोधनी की, तो यह पत्रिकाएं कैसी थी, ये मासिक थी। अब देखिए हम लोग पुनः देखते हैं क्या व्याख्या बता रहे हैं। बाला बोधनी नामक इस शिक्षा से संबंधित पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। बाला बोधनी का संपादन 1877 ईस्वी बनारस से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया। इनकी अन्य पत्रिका कवि वचन सुधा 1868 मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक थी। हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 मासिक पत्रिका बनारस से संपादित होती थी। ठीक है, अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न क्या कह रहे हैं। हमसे कह रहे हैं निम्न विकल्पों में से, ठीक है, हमसे कह रहे हैं निम्न विकल्पों में से कुछ संस्मरण व उनके लेखों के जोड़े दिए गए हैं। ठीक है, हमसे कह रहे हैं कि जो हम संस्मरण और उनका जोड़ा बताएं। आपको यह बताना है कि इनमें से गलत विकल्प अर्थात निगेटिव कौन है, उनको निकाल कर, ठीक है, जो गलत होंगे उन्हें निकाल कर बाहर करके उत्तर सही करना है। ठीक है, हमसे कह रहे हैं ज्यादा अपनी कम पराई आस्क, एकदम सही। ठीक है, अगर हमसे पूछे मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी, एकदम सही। 60 वर्ष एक रेखांकन सुमितन पंत, एकदम सही। चेतना के बिंब महावीर महादेवी वर्मा। प्रिय विद्यार्थियों, चेतना के बिंब किसका, डॉक्टर नगेंद्र जी का है। किसका है, डॉक्टर नगेंद्र जी का संस्मरण है। चेतना के बिंब की बात करें तो डॉक्टर नगेंद्र जी का क्या है, तो संस्मरण है, संस्मरण है। अब देखिए हम लोग देखते हैं व्याख्या को, तो हमसे व्याख्या में बताया जा रहा है कि चेतना के बिंब, ठीक है, हमसे व्याख्या में क्या बताया जा रहा है कि चेतना के बिंब, ठीक, डॉक्टर नगेंद्र का संस्मरण है, महादेवी वर्मा का नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, संस्मरण और उनके लेखक का एक क्रम बताया कि ज्यादा अपनी कम पराई 1959 में उपेंद्र नाथ की, एकदम सही। मील के पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी का, ठीक है, कब कब आए, ठीक है, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है। ठीक, अब देखिए इनका जो एक महत्वपूर्ण माटी की मूर्ति वो 1946 में आया, उसका सन पूछा हुआ और नेट में भी लगा हुआ, माटी की मूर्ति, ठीक है, माटी की मूर्ति 1946 में, ठीक है, 1946 में, यह नेट की परीक्षा में भी लगा हुआ, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, अब देखिए पत्थर के साथी, ठीक है, पत्थर के साथी किसका है। अब देखिए महादेवी वर्मा का 60 वर्ष रेखांश सुमितन पंत का। प्रिय विद्यार्थियों, अगर हम ध्यान दें तो मील का पत्थर राम वृक्ष बेनीपुरी जी का रेखा चित्र था। ठीक है, हालांकि अब विकल्प में सही कर दिया है। और इनकी जो संस्मरण है वो जंजीरें और दीवारें हैं। क्या है, जंजीरें और दीवारें। ठीक है, अगर हमसे पूछे जंजीरें और दीवारें नामक संस्मरण के लेखक कौन है, लेकिन प्रिय विद्यार्थियों हम लोग क्या एकदम करीबी आंसर पे जाते हैं, तो सबसे गलत तो यही हो रहा था, चेतना के बिंब डॉक्टर नगेंद्र का था, तो इसलिए सही उत्तर, अगर सब सही होता तो यह उत्तर जो है संगत हो जाता। ठीक है, अब देखिए हमसे ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भीष्म साहनी द्वारा रचित नाटक नहीं है। मुआवजे, ठीक है, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, पैरों तले जमीन, ठीक है, पैरों तले जमीन। कह रहे हैं कि पैरों तले जमीन किसका है, ये तो अधूरा था ना मोहन राकेश जी का, कमलेश्वर ने पूरा किया था। प्रिय विद्यार्थियों हम पुनः ध्यान देंगे, हमसे पूछ रहे हैं कि कौन सा नाटक विश्वानी द्वारा रचित नहीं है। मुआवजे, कबीरा खड़ा बाजार में, माधवी, पैरों तले की जमीन। तो इसका सही उत्तर होगा पैरों तले जमीन, क्योंकि यह किसका है, मोहन राकेश जी का है, जो अपूर्ण था। इसे किसने पूरा किया, तो कमलेश्वर जी ने पूरा किया। अब हम लोग व्याख्या पे आते हैं, कह रहे हैं कि पैर तले जमीन विश्वसानी द्वारा रचित नाटक नहीं है, यह मोहन राकेश का अधूरा नाटक है। कबीरा खड़ा बाजार में 1981, माधवी 1985, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बहुत महत्वपूर्ण। मुआवजे 1993 भीष्म साहनी के प्रमुख नाटक हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रिय विद्यार्थियों हमसे पूछा जा रहा है कि झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद के किस कहानी में किया गया है। ठीक है, हमसे पूछा झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया है। महातीर
घास वाली, पूस की रात, नमक का दरोगा। तो इसका सही उत्तर होगा झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद की किस कहानी में किया गया? तो झबरा कुत्ते का वर्णन पूस की रात कहानी में किया गया। ठीक है, पूस की रात कहानी में किया गया। पूस की रात कहानी में झबरा कुत्ते का वर्णन प्रेमचंद ने किया है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग देख रहे हैं प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां और उनके पात्र, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। हम पूछे आपसे सुनंदा पात्र किस कहानी के? सुनंदा पात्र तो तुरंत बताइएगा जैनेन्द्र की पत्नी कहानी के। ठीक है, पत्नी कहानी की पात्र कौन थी? सुनंदा थी। यह परीक्षा में दी ट्रिपल में इसी पेपर में पूछा। ठीक है, अब देखिए प्रेमचंद की कहानी महातीर्थ है, देखिए चर्चित नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए इसके पात्र कैलाशी, मुंशी इंद्रमणि, डाइस, रुद्र, सुखदा, रुद्रमणि है। महातीर्थ नामक कहानी किसका है? तो महातीर्थ कहानी प्रेमचंद जी का है। प्रेमचंद का घास वाली कहानी है, मूलिया, महावीर युवक, चैन सिंह बिरजू। ठीक है, प्रेमचंद का नमक का दरोगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके पात्र हमें ध्यान रखना होगा। वंशीधर, ठीक है, वंशीधर और कौन? पंडित आलोपी दीन। ठीक है, हमसे पूछे कि अब देखिए दुलाई वाली की पात्र कौन है? वंशीधर है, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, अब देखिए प्रेमचंद नमक का दरोगा कहानी पात्र वंशीधर, पंडित आलोपी दीन। अगर हमसे पूछे पूस की रात कहानी किसकी है? तो प्रेमचंद की है। ठीक है, यह हल्कू और मुन्नी झबरा की कहानी है। ठीक है, यह हल्कू, मुन्नी और झबरा, झबरा कुत्ते का नाम रहता है। तो विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे कि प्रेमचंद की कौन सी कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो उसका सही उत्तर होगा सौत और पंच परमेश्वर। ठीक है, उसका सही उत्तर क्या होगा? सौत और पंच परमेश्वर। अब देखिए, हमसे पूछ रहे हैं कि चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? ठीक है, चीड़ों पे चांदनी किसका निबंध है? क्या कृष्णा शोभती का है, निर्मल वर्मा का है, भीष्म साहनी का है, ममता कालिया का है? तो विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा निर्मल वर्मा का है। ठीक है, निर्मल वर्मा का है। अगर हमसे पूछे चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? तो चीड़ों पर चांदनी किसका निबंध है? निर्मल वर्मा का है। किसका निबंध है? निर्मल वर्मा का है। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा का निबंध है। ठीक है, निर्मल वर्मा हिंदी के आधुनिक कथाकारों में एक मूर्धन्य कथाकार और पत्रकार थे। शिमला में जन्मे निर्मल वर्मा को मूर्ति देवी साहित्य अकादमी पुरस्कार, ठीक है, 1985 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, ठीक है, और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, अब देखिए इनके कुछ निबंध संग्रह उनको हम देखते हैं। अगर हमसे पूछे कि चीड़ों पर चांदनी किसका है? ठीक है, तो 1964 में इन्हीं का है। हर बारिश में, ठीक है, चीड़ों पे चांदनी, हर बारिश में, शब्द और स्मृति, कला का जोखिम, ढाल से उतरते हुए भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र, शताब्दी के ढलते वर्षों में, दूसरे शब्दों में, ये सब निबंध किसके हैं? तो यह जो निबंध है निर्मल वर्मा जी के हैं। पुनः सुनेंगे, हमसे पूछे कि चीड़ों पर चांदनी निबंध किसका है? चीड़ों पर चांदनी निबंध 1964 में किसका है? तो निर्मल वर्मा। हर बारिश में मतलब चीड़ों पे चांदनी हर बारिश में, ठीक है, ऐसे आप बताइए चीड़ों पे चांदनी हर बारिश में, शब्द और स्मृति 1976 में, कला का जोखिम 1981 में, ढलान से उतरते हुए 1985 में, भारत और यूरोप, प्रतिश्रुति के क्षेत्र 1991 में, शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995 में, दूसरे शब्दों में 1997 में। ठीक है, अब देखिए मेरी जीवन यात्रा, ठीक है, मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? क्या प्रभाकर माचवी की है, राहुल संकृत्यायन की है, अज्ञे की है, रामकुमार वर्मा की है? ठीक है, तो मेरी जीवन यात्रा किसकी रचना है? ठीक, तो राहुल संकृत्यायन की है। ठीक है, हमसे पूछे, अब देखिए जानकी देवी बजाज के भी इसी के नाम से है। ठीक है, इन्हीं के नाम से, ठीक है, मेरी जीवन यात्रा नाम से जानकी देवी बजाज जो महिला कथाकार हैं उनका भी है। तो ध्यान दीजिएगा मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन की रचना है। इनके अन्य यात्रा वृतांत मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस में 25 मार्च, यूरोप यात्रा, लंका यात्रा, जापान यात्रा। ठीक है, मेरी लद्दाख यात्रा 1937 में, इसको ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न आ चुका है। ठीक है, चीन में क्या देखा, ल्हासा की ओर, तिब्बत में 1.25 वर्ष, मेरी तिब्बत यात्रा आदि। प्रिय विद्यार्थियों अगर हमसे पूछे, यदि हमसे यह पूछे कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, ठीक है, किसकी यात्रा साहित्य या यात्रा वृत्त है, तो उसका सही उत्तर होगा मेरी। ठीक है, अगर हमसे पूछे कि मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, तो राहुल संकृत्यायन का है। ठीक है, अच्छा मेरी तिब्बत यात्रा जो है, देखिए यहाँ गलती हो रही थी हमसे, मेरी तिब्बत यात्रा 1937 ईस्वी में है, ना कि मेरी लद्दाख यात्रा, और यही नेक्स्ट सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है,
अब ध्यान दीजिएगा, मेरी तिब्बत यात्रा हमसे पूछे मेरी तिब्बत यात्रा कब है, ठीक है, तो वो 1937 ईस्वी में है, ना कि मेरी लद्दाख यात्रा। ठीक है, प्रभाकर माचवे का क्या है, गोरी नजरों में हम। ठीक है, हमसे पूछे कि प्रभाकर माचवे का यात्रा साहित्य बताइए, तो इसका सही उत्तर होगा गोरी नजरों में हम। ठीक है, हमसे पूछे अज्ञे का हमें बताइए कि अज्ञे के यात्रा साहित्य कौन है प्रिय विद्यार्थी। यह तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बना कि अरे यावर रहेगा याद। ठीक है, किसकी यात्रा साहित्य, इसका विधा पूछ लेता है प्रिय विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, अरे यावर रहेगा याद यह यात्रा साहित्य है, इसका विधा तथा, ठीक है, विधा कई बार पूछा है। एक बुध सहसा उछली, यह भी जो है क्या है, ये इनके विदेश यात्रा पे है, ये स्वदेश यात्रा पे है। एक भूषा यह भी यात्रा साहित्य है। ठीक है, यात्रा साहित्य है। राहुल संकृत्यायन अज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी का घुमक्कई कहा जाता है। अगर हमसे पूछे राहुल संकृत्यायन अज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ त्रयी कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए, मतलब एक चीज हमें समझ में आ गई कि लघु विधा से प्रिय विद्यार्थियों, लघु विधा में जो आत्मकथा, ठीक है, संस्मरण रेखा चित्र ये लगे हैं, उनसे ढेर सारे प्रश्न बन रहे हैं। तो मतलब समझे, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ठीक, छोटा सा पार्ट है लघु विधा, लेकिन कितने प्रश्न बन रहे हैं देखिए, आप देख लीजिए, अब तक हम लोगों ने 5-6 प्रश्नों को सॉल्व किया। ठीक है, तो इसको अब हम लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, इसको हम लोग तैयार कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला क्या कह रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास के सही कालक्रम का विकल्प चुनिए। ठीक है, हमसे पूछे जैनेन्द्र कुमार के उपन्यास जो हैं उनका सही कालक्रम बता दीजिए हमें। तो परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, परख, कल्याणी, सुनीता, त्यागपत्र। ठीक है, त्यागपत्र, परख, सुनीता, कल्याणी, परख, त्यागपत्र, कल्याणी। ठीक है, फिर विद्यार्थी इसका सही उत्तर होगा परख, 1929 ईस्वी में। ठीक है, हमसे पूछे सुनीता कब आई, तो सुनीता जो है 5 वर्ष बाद आई, कब, 1934 में। ठीक है, हमसे पूछे त्यागपत्र, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, 1937 ईस्वी में। ठीक है, 1937 ईस्वी में। अगर कल्याणी पूछे तो इसका सही उत्तर होगा कल्याणी 1939 ईस्वी में। ठीक है, 1939 ईस्वी में। अब हम लोग व्याख्या देखते हैं कि व्याख्या में हमसे क्या बताया जा रहा है। हमसे कह रहे हैं कि परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी जैनेन्द्र कुमार के उपन्यासों का सही क्रम है। ठीक है, परख 1929 में, सुनीता 1934 में, त्यागपत्र 1937 में, कल्याणी 1939 में, सुखदा 1952 में, बीवत 1953 में, जयवर्धन मुक्तिबोध। प्रिय विद्यार्थी ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, इस पर इन्हें क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक, अनंतर अनंत स्वामी दशार्क 1985 ईस्वी में। जैनेन्द्र के मूल उपन्यास, ठीक है, उपन्यासों का जो मूल विषय है प्रिय विद्यार्थियों, ये इंटरव्यू के लिए हम लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमसे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए कि जैनेन्द्र के उपन्यासों का जो मूल विषय वो क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण। ठीक है, काम, पीड़ा एवं अहम का समर्पण। ठीक है, जैनेन्द्र को हिंदी में मनोविश्लेषणवादी उपन्यास का जनक माना जाता है। अच्छा, इसके अन्य उपन्यास कौन कौन, अन्य उपन्यासकार कौन थे मनोविश्लेषणवादी के, तो अज्ञेय जी। ठीक है, अज्ञेय जी भी मनोविश्लेषणवादी थे। ठीक है, डॉक्टर देवराज की अगर बात कर दे कोई आपसे, डॉक्टर देवराज की। ठीक है, कभी कभी तो ये लिस्ट छांटने के लिए आ जाता है कि निम्न में से कौन जो है एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार नहीं है। ठीक है, प्रिय विद्यार्थियों, अब हम लोग अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ और बातें लिखी गई हैं। हाँ, 18वां प्रश्न हमारे सामने, बहुत अच्छा प्रश्न, काव्य लक्षण से हमसे पूछा जा रहा है कि काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है। ठीक है, हमसे पूछ रहे हैं कि काव्य जीवन की आलोचना है, यह किसका कथन है। काव्य जीवन की आलोचना यह किसका कथन है। ठीक है, तो क्रोचे का है कि वर्ड्सवर्थ का, आर्नल्ड का है, या ये अरस्तु का है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसका सही उत्तर होगा आर्नल्ड। ठीक है, अच्छा, इसी से संबंधित एकदम मिलता जुलता हुआ कथन प्रेमचंद जी का है। ठीक है, इसी से संबंधित मिलता जुलता कथन किसका है, प्रेमचंद जी का भी है, तो उसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखिए हम व्याख्या देखते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, हमसे कह रहे हैं कि काव्य जीवन की आलोचना है, यह कथन आर्नल्ड का है। वर्ड्सवर्थ ने कविता को परिभाषित करते हुए लिखा है, कविता प्रबल भावों का सहज उच्छलन है। यह भी कई बार परीक्षाओं में आया है। अरस्तु प्रथम काव्य शास्त्री थे जिन्होंने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया और ललित कला की स्वायत्ता घोषित की। अरस्तु ने लिखा है कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। अरस्तु ने क्या लिखा कि कार्य व्यापार में निरत
मनुष्य अनुकरण का विषय है। ठीक है, अरस्तु ने लिखा क्या, काव्य व्यापार में निरत जो मनुष्य है, ठीक है, अनुकरण का विषय है। हमसे अगर पूछे कि वेनोदित क्रोंचे ने कला, ठीक है, कला और सहजानुभूति का सिद्धांत भी वेनोदित क्रोंचे ने दिया था। ये हमारे हायर में पूछ चुका है। ठीक है, ने कला निर्माण में प्रतिभा को मूल कारण माना है। इनका कहना है कि कलाकार में सौंदर्य की उत्पत्ति होती है और भावक में सौंदर्य की पुनरुत्पत्ति होती है, अर्थात सृष्टा सौंदर्य का भागी होता है। तो विद्यार्थियों, आज का हम लोग जो है वीडियो लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे जो वीडियो आएगा वो बहुत बड़ा वीडियो होने वाला है। ठीक है, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि एक वीडियो में मैं पूरा सेट करा दूं। ठीक है, धन्यवाद, जय गुरुदेव, पढ़ते रहिए।